हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मैं आज पढ़ा रहा हूँ टेस्ट सीरीज 21। क्वेश्चन नंबर 1, वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने वाले विधिक एवं नियामकीय ढांचे का मापन करती है। ऑप्शन 2, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के बारे में यह वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है और महिला की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने वाले जो विधिक लॉ एवं रेगुलेटरी बॉडीज का मापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राज्य विधानमंडल की विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन 2, दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। कौन कौन से? राज्य विधानमंडल की विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें मनोनीत सदस्य 12 राज्यसभा से वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं जिसके तहत किसी विधेयक को भारतीय संसदीय व्यवस्था में धन विधेयक माना जाता है? धनिक विधेयक का संबंध आर्टिकल 109 और 110 से संबंधित है और धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का पूर्ण अधिकार है। वो नामित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक। और धन विधेयक पर लोकसभा का संप्रभु अधिकार है। राज्यसभा उसमें फेरबदल कर सकती है, लेकिन लोकसभा पर निर्भर करता है राज्यसभा की बातें माने या ना माने। अगर 14 दिन तक वो धन विधेयक पर विचार नहीं करती है राज्यसभा, तो उस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसमें ऑप्शन 1 है, अधिव्यय जुर्मानों तथा अन्य मौद्रिक शक्तियों को अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। ऑप्शन 2, अधिव्यय अनुज्ञप्तियों लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवा के लिए फीस की मांग का प्रावधान करता है। ऑप्शन 3, अधिव्यय कराधान उधार या व्यय सहित अन्य रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित है। ऑप्शन 4, अधिव्यय संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने की विनियमन का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 और 4 ये धन विधेयक से संबंधित है। अधिव्यय कराधान उधार या व्यय सहित अन्य रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित है। अधिव्यय संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए विनियमन का प्रावधान करता है। जबकि ऑप्शन 1 और 2 ये धन विधेयक में शामिल नहीं किए जाते हैं। अब हम इस पे व्याख्या देख लेते हैं।
कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आता है, जिनमें निम्न शामिल है: किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। यदि कोई विधेयक कराधान से संबंधित किसी भी पहलू से संबंधित है, जैसे किसी नए कर को लगाना, कर की दरों में परिवर्तन करना या किसी मौजूदा कर को समाप्त करना, तो इसे धन विधेयक माना जाएगा। ऑप्शन 3। फिर केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लिए जाने से संबंधित विधेयक धन विधेयक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। भारत की संचित निधि या अक्षमता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। इन विधियों के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। इसमें यह भी बात की है कि अगर कोई धन भारत की संचित निधि से और कैजुअल निधि से अगर धन निकाला जा रहा है और उससे संबंधित विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। भारत की संचित निधि से कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए धन आवंटन करने वाले विधेयकों को इस श्रेणी में रखा जाता है। भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय को उद्घोषणा या इस प्रकार से किसी व्यय की राशि में वृद्धि, ऐसे विधेयक जो कुछ विशेष व्यय को भारत की संचित निधि पर भारत घोषित करते हैं, ऐसे व्यय में वृद्धि का प्रस्ताव करते हैं, वे धन विधेयक कहलाते हैं। भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा अथवा उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का लेखा परीक्षण, वित्तीय लेन देन, प्राप्तियां, अभिरक्षा या लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित विधेयकों को भी धन विधेयक माना जाएगा। उपरोक्त निर्दिष्ट किसी विषय को आनुषंगिक कोई विषय यदि कोई विधेयक वित्तीय पहलू से संबंधित है और उपयुक्त मामलों से संबंधित है तो वह धन विधेयक माना जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित प्रावधान है। कौन कौन से? जुर्माने या अन्य मौद्रिक शक्तियों का अधिरोपण किया जाता है, या लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का प्रावधान करता है। किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, तो ये धन विधेयक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय संविधान में गणपूर्ति का पद का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन 2, इसमें सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होता। ऑप्शन 3, किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती। ये उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें सही नहीं है वो पूछा है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 1, 2 ये सही नहीं है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी 50 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, लगभग 400, बाकी और राज्यों में कम है। इसलिए गणपूर्ति का जो हिस्सेदारी है वो 1/10 होनी चाहिए। अगर 500 सीट है उसमें से 50 गणपूर्ति के लिए सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय संविधान में गणपूर्ति पद का उल्लेख किया गया है और गणपूर्ति सदस्य में भी पीठासीन अधिकारी शामिल होता है, इसलिए इसमें नहीं कर रखा है। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। अब हम देख लेते हैं एक किस आर्टिकल से संबंधित है। जो गणपूर्ति पद का उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 333 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 333 में। और जबकि विधानसभा का अध्यक्ष शामिल नहीं है, यह है वो अनुच्छेद 189 का क्लोज सेक्शन 3 में
किया गया है। तो ये आप याद रखें। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की नगर पालिकाएं हैं? ऑप्शन 1 नगर पंचायत, ऑप्शन 2 महानगर पंचायत, ऑप्शन 3 नगर परिषद, ऑप्शन 4 नगर निगम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनमें है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निगम सबसे बड़ा होता है। अब हम देखते हैं एक बार व्याख्या के दोबारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 ये जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है और से एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उन्हें अधिक विकेंद्रीकृत और सहभागितापूर्ण शहरी शासन संरचना प्रदान करना है। नगर पालिकाओं के प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार 3 प्रकार की नगर पालिका हैं। नगर पंचायत ये ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवृत्त होने वाले क्षेत्र हैं। फिर है नगर पालिका परिषद एमसी, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, ये कस्बों और छोटे शहरों में स्थापित किए जाते हैं। फिर है नगर निगम, ये बड़े क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए हैं। ये बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं जहां अत्यधिक जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां होती है। जबकि संविधान में महानगर पंचायत हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो आप ये पंचायती राज देख लीजिए, इसमें भी नगर पालिका मैंने बता दिया है। और आप ग्राम सभा देख लीजिए, स्थानीय गांव में स्थानीय शासन, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी शामिल किया गया है इसके टॉपिक को। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।